Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम HTET 2019 वाला प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे TGT साइंस का। और साइंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, डीएनए एंड आरएनए, सेकंड ऑप्शन है आरएनए एंड प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन इज डीएनए एंड प्रोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज आरएनए एंड अमीनो एसिड्स। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं राइबोसोम्स? इसका आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज आरएनए एंड protein. Second option RNA and protein. Now next question is, when a silk cloth is rubbed with a glass rod, the rod and the cloth acquire positive charge. Second option है the rod and the cloth acquire negative charge. Third option है rod become positive charge and cloth is negative charge. Fourth option हमारा है rod becomes negative charged while cloth is positively charged. देखिए, जब क्लॉथ और ग्लास रोड को आप रब करते हो, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को, उस टाइम पे सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड आपका ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका ठीक होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114th। हिंदी में भी साथ में मैंने डाला हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको साइड में से देख सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड अ बॉक्स डिसेंड सो दैट अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इन इट एक्सर्ट फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं g/4, g/2, 3g/4 एंड 4g/5। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि किस एक्सेलरेशन के साथ किसी बॉक्स को नीचे आना होगा ताकि उसके अंदर एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हमें कैपिटल M दिया हुआ है, वो उसकी सरफेस पे mg/4 का फोर्स लगाएगा। तो उस पूरे बॉक्स को कितने एक्सेलरेशन के साथ डिसेंड करना होगा या नीचे आना होगा। कुछ इस तरीके का सेटअप है, आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे देखो, ये पूरा बॉक्स है एक बड़ा, इसके अंदर जो है एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कैपिटल M है और ये इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है mg/4। इस पूरे सिस्टम को किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आना होगा ये पूछा है इसने। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास इस तरीके का सेटअप है। M जो है ब्लॉक जो है कैपिटल M मास का इसके अंदर रखा हुआ है और एक्सेलरेशन A से सपोज ये डिसेंड कर रहा है पूरा सिस्टम हमारा। हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका? ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M का। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, वो भी मैं अभी इसके बाद आपको डिस्कस कराऊंगी। फ्री बॉडी डायग्राम हम देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट से शो करेंगे इसको, ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल M दिया हुआ है और उस पर जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं वो सभी हम यहाँ पे शो करेंगे। देखिए, नीचे उसका फोर्स mg लगेगा, वेट उसका नीचे mg लगेगा एंड उसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n लगेगी जो सरफेस इसके ऊपर लगाएगी। एंड साथ में ये देखो, पूरा जो हमारा बॉक्स था वो तो पूरा एक्सेलरेशन A के साथ नीचे आ रहा है, बट हमें यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, दैट इज़ MA। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगी। इतना करने के बाद आप लोगों को इन इक्वेशंस को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे N और MA एक तरफ है, N + MA विल बी इक्वल टू MG। ऐसे करना है आप लोगों की। इक्वेशन बन गई, इसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग देखिए, N + MA इज इक्वल टू MG। अब जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जितना फोर्स वो जो ब्लॉक था हमारा कैपिटल मास M का, जितना वो उसकी सरफेस पे फोर्स लगाएगा, mg/4 लगा रहा था इसकी सरफेस पे, mg/4 लगा रहा था ये नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो ऊपर mg/4 लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
सो वो वैल्यू हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, mg/4 प्लस ma इज इक्वल टू mg। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी एक्सेलरेशन की 3g/4। सो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा 3g/4। 3g/4 हमारा है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। सो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके साथ ही मैं आपको डिस्कस करा देती हूँ फिजिक्स का ही। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके बेसिक बातें पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप बेसिक से भी फिजिक्स समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो। सो सबसे पहले देखो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं। सो इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जिनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, उन ऐसे फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और जिनका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होता है, ऐसे फ्रेम को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो का मतलब जिसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, तभी तो उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। सो यहीं पे देखो आप लोग, अर्थ भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, उसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, बिकॉज अर्थ तो हमारी मूव करती है ना कॉन्टिन्यूसली अराउंड द सन। सो अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट इसको हम कंसिडर करते हैं इनर्शियल फ्रेम। इसका एक्सेलरेशन हम ज़ीरो मान के चलते हैं, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस होंगी, मोस्टली कैलकुलेशंस हमारी अर्थ की सरफेस से होंगी। तो उस केस में जो है, जो हमारे न्यूटन्स के लॉज हैं वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस में लगते हैं, इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं हो सकते। सो न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उनको अप्लाई करने के लिए हम अर्थ को क्या कंसिडर कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम। एक तो आपकी ये बात होगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज़ ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होंगे, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो देखने को मिलेगा, वहीं पे आपके न्यूटन्स के जो तीनों इक्वेशंस हैं वो वैलिड होंगी। जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, वहाँ पे ये फोर्सेस, ये जो नियम है न्यूटन्स के, ये वैलिड नहीं होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, स्यूडो फोर्स, नकली का फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होता। सो स्यूडो फोर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है न्यूटन्स की लॉज ऑफ मोशन NLM वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर सकें। ये इमेजिनरी फोर्स होती है हमारी। सो स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू MA। स्यूडो फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम स्यूडो फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। सो फोर्स किसके बराबर होगा, MA, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास हमें किसका लेना है, मास हमें उस ऑब्जेक्ट का लेना है जिस पे हम स्यूडो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, और A हमें लेना है एक्सेलरेशन उसका, ऑब्जर्वर का। और जो स्यूडो फोर्स होगा हमारा, वो जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे आप लोग इसमें देखो, इसमें देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास लिफ्ट समझ लो, ये ऊपर A एक्सेलरेशन से जा रही है, और इसमें ये रस्सी से बंधा हुआ है, कोई ब्लॉक है जिसका मास M दिया हुआ है, वो रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी में टेंशन T दी हुई है, तो ऑब्वियसली टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगी, मास नीचे लटका हुआ है, मास कितना लगेगा उसका, mg लगेगा। और इस केस में देखो, चलो इससे पहले आपको मैं ये वाला केस डिस्कस कराती हूँ, ये वाला डिस्कस करते हैं। इसमें देखो सेम केस है, बस ये ऑब्जर्वर हमने बाहर रख दिया। इस केस में अर्थ पे है ये ऑब्जर्वर, और ये हमारा पूरा सेटअप है। ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन से, और इसमें जो मास M है वो इसमें लटका हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी में टेंशन लगेगी T, और इसका मास नीचे कितना लगेगा, mg। सो इसमें जो है हमसे पूछेगा टेंशन कितनी है टोटल, आपको वो बतानी है। सो आप टेंशन इसमें कैसे निकालोगे आप इसका, देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप लोग। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से शो करेंगे M से, और जितने भी इस पर टोटल फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन T ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रही है पूरी लिफ्ट, सो MA, तीन फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। सो टेंशन T ऊपर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, mg, T माइनस mg, नेट मूवमेंट इसकी किधर हो रही है, MA ऊपर की तरफ हो रही है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेंशन हमारे पास कितनी आ गई, mg प्लस MA, ठीक है।
अब इसी केस को हम सेकंड सिचुएशन से देखते हैं। अब इस ऑब्जर्वर को उठा के हमने इसके अंदर रख दिया। चलो अब इस ऑब्जर्वर से हमने पूछा कि इसमें टेंशन कितनी लगेगी। सेम सिचुएशन है, बस इस ऑब्जर्वर को उठा के हमने इस लिफ्ट के अंदर रख दिया। चलिए उसमें देखते हैं अब क्या वैल्यू आएगी। देखिए डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वर देख के हमें बताएगा कि अब ऑब्जर्वर भी ऊपर मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ साथ, क्योंकि ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। एकदम से तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि टेंशन टी किसके बराबर है, mg के बराबर है, बिकॉज ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे इसका मास mg लग रहा है। सो टेंशन mg के बराबर बताएगा, बट ये हमारी होगी गलत। इस केस में हमारे पास ऑब्जर्वर क्या हो गया, कौन से फ्रेम में आ गया, जिसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो। हमने अभी भी डिस्कस किया ना। सो ये कौन से फ्रेम में आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया ये। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं हम, वो चलिए अब आप समझ लो। मेन फंडा आपका यही था समझने का यहाँ से। सो सूडो फोर्स हम कैसे लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं मेनली, और इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा और ऊपर टेंशन t लगेगी। साथ में ये किस तरफ मूव कर रहा है, इसके लिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है ना एक्सेलरेशन a से। हम इस ऑब्जेक्ट पे जिस एक्चुअल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा देंगे, दैट इज ma। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर हम बनाना चाहें इसमें फ्री बॉडी डायग्राम, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से शो करेंगे और ऊपर टेंशन टी लगेगी, नीचे जो है mg और साथ में क्या आएगा ma। अब बस आप इनको बैलेंस कर दो, t ऊपर की तरफ है, ma और mg क्या है नीचे की तरफ, दोनों माइनस हो गए, इज इक्वल टू 0। सो टेंशन कितनी आई हमारे पास निकल के नेट, t इज इक्वल टू ma प्लस mg। सो दोनों केसेस में बराबर टेंशन आई ना हमारे पास, t इज इक्वल टू ma प्लस mg। सो ऐसा नहीं हो सकता कि टेंशन अलग अलग केसेस में अलग अलग देखने को मिलेगी, टेंशन आपको सेम देखने को मिलेगी। सो सूडो फोर्स आपको इस तरीके से अप्लाई करने हैं। मेनली आपको क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना है, उस ऑब्जेक्ट पे आप जिस एक्चुअल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स अप्लाई कर दो, ma हो जाएगा। और उसके बाद आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। जितने भी उस पर फोर्सेस लग रहे हैं सब फोर्सेस को ड्रॉ कर लो, उसके बाद जो है उनको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दो। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l आर, ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, n और l की वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो इनको देख के हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है। इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। सो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। n और l की वैल्यूज़ हमें इसमें दी हुई हैं। सो इस क्वेश्चन में आप बेसिकली देखो, ये आप सबको पता होगा SPDF। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, इस तरीके से ये वैल्यूज़ होती है हमारी। सो इन गिवन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से आपके ऑर्बिटल्स क्या बन जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ था n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1। सो n 4 हो गया आपका ये वाला, और l 1 पे क्या बनेगा p, 4p। इसी तरीके से 4s, 3d एंड 3p ये बन जाएंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बोरबरीज n+1 रूल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे पास ये आंसर बनेगा इसका DBCA। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे आएगा। कि सबसे पहले तो आप ये समझो इसमें कि जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी। तो सबसे पहले अगर आप इन ऑप्शंस को चेक करते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन के n+l का सम आ रहा है 5, सेकंड ऑप्शन का 4, थर्ड ऑप्शन का 5, फोर्थ ऑप्शन का अगेन 4। सो आप देखिए सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन के जो n+l की वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं,
और इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में भी n+l की वैल्यूज़ सेम सेम आ रही हैं 5 5 एंड 4 4। सो देखो ये तो हमें क्लियर कट नज़र आ गया, मोर n+l वैल्यू देन मोर एनर्जी। दूसरे और चौथे की एनर्जी कम होने वाली है, पहले और तीसरे की एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। अब पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी ज़्यादा होगी? सो उस केस में अगर n+l की वैल्यू अगर सेम होती है तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी कम एनर्जी होगी। उसके बाद आपको n की वैल्यूज़ चेक करनी है। सो सबसे पहले आप लोग देखो n+l, दूसरा या चौथा ऑप्शन सबसे पहले आने वाला है, सबसे कम एनर्जी वाला, दूसरा या चौथा। सो दूसरे और चौथे में अब आप लोग देखो कम एनर्जी किसकी कम एनर्जी देखनी है ना हमें। सो इसमें कम वैल्यू देख लो n की कितनी है, n की 3 है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा, ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। इसी तरीके से उसके बाद आएगा सेकंड ऑप्शन, फिर आपको देखना है फर्स्ट और थर्ड में से। सो इसमें n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है 3 है, फिर आ जाएगा आपका C, देन लास्ट में आपका आ जाएगा A की आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, सैक्रिन या फिर नॉर्थिनड्रोन। इसका हमारे पास आएगा फोर्थ ऑप्शन नॉर्थिनड्रोन, करेक्ट, दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू आइडेंटिकल कॉइल्स कैरी इक्वल करंट एंड हैव अ कॉमन सेंटर बट देयर प्लेन्स आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then what is the magnitude of the resultant magnetic field at the center if the field due to one coil alone is B। सो इसमें हमारे पास दो कॉयल दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन पूछा इन्होंने, दोनों आइडेंटिकल कॉयल हैं और इक्वल करंट कैरी कर रही हैं और उनका कॉमन सेंटर है एक, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कुछ इस तरीके से वो सेटअप आपका बनेगा। देखो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये 3D में है थोड़ा सा। ये तो है एक आपकी इस तरीके से इस प्लेन में है कोयल, ये आप समझ सकते हो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जो आप फोन में आप देख रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये है इस फोन के ही प्लेन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गई और बीच में ये सेंटर है आपका। तो इसके बाद क्या है, सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल होती है तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो। So direction of magnetic field due to a current carrying circular loop will be perpendicular to the plane of the loop। उस लूप का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। सो अगर आप अपनी फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हो, सो जो थंब होगा वो आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। सो हमें B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें मिल गई, ये वाली B1 एंड B2, ये B1 एंड B2, ये हमारी फर्स्ट वाली कॉयल है इसके परपेंडिकुलर ये, एंड ये हमारी सेकंड वाली कॉयल है इसके परपेंडिकुलर ये। सो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। सो एक कॉयल का तो इसने मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, दैट इज B। सो ऑब्वियसली सेकंड कॉयल का भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B बनेगा, बिकॉज क्वेश्चन में इसने बोला है ना कि दोनों कॉयल जो है हमारी वो क्या है, आइडेंटिकल है। सो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया, B। अब जो है इसका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे इजीली, हम लोग सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं बेसिक। B1 B2 का नेट निकालना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, एंड हमारे पास जो है कितनी वैल्यू आ जाएगी B नेट की, √2B, ये आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था इसमें। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा ना दोनों कॉयल की वजह से, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही बनेगा, तभी तो हम इसमें ये अप्लाई कर पाए हैं नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। किस प्लांट का ट्रू स्टेम अंडरग्राउंड है, बनाना, बैम्बू, मिंट या फिर शुगर केन। तो इसमें हमारे पास आंसर बनेगा बनाना, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट मीन पोजीशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारी किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन पे, उसने पूछा है क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम,
सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है वेलोसिटी मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है दोनों ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर मिनिमम। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। सो देखिए मीन पोजीशन पे आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम। इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करके समझ लेते हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन, इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन। इस तरीके से पार्टिकल जो है मूव करता रहता है टू एंड फ्रो मोशन में। सो देखिए जो ये वाली पोजीशन है और जो ये वाली पोजीशन है, ये हमारी है एक्सट्रीम पोजीशन और ये बीच वाली हमारी होती है मीन पोजीशन। सो जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और जब वो मीन पोजीशन से पास होगा तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं आप इनको याद कर सकते हो। मैंने इसीलिए जो है लिख के और इस पीडीएफ में डाले हैं। जब ये मीन पोजीशन से पास होगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो तभी तो फोर्स ज़ीरो, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी एंड वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब तो वह यहाँ के एकदम से रुकता नहीं है, फिर इधर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर आगे चला जाता है। इट मीन्स यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड आपका वेलोसिटी ज़ीरो। नेक्स्ट इसमें है इन अ सिंपल लीनियर हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन मिनिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स इन्हीं के बनाए हुए हैं मैंने, कि कोई भी पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, वो मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन मिनिमम एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सो इस तरीके से आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिज़िक्स का अपने आप में। इन थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बल्कि यहाँ से। सो आप इनको भी अच्छे से रीड कर लें। मैंने इसीलिए जो है पीडीएफ में डाले हैं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ना ईजी हो जाए। कुछ नोट्स तो मेरे खुद के भी बनाए हुए हैं इसमें, ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की वीडियो का, विद रेफरेंस टू द रिएक्शन दिस। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये हमारा। सो मोलर मासेस ने दिया हुआ है हमें और इक्विवेलेंट वेट पूछा KMnO4 का इन चार ऑप्शंस में से। सो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजर इन बेसिक मीडिया। सो इस तरीके से रिएक्शन होगी और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। सो इक्विवेलेंट वेट हमारा आएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद रखना, कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा या गेन करेगा। मोलर मास इसने दिया हुआ है 158 और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा बाय में 3, तो 52.66 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 52.66। दैट इज़ सेकंड ऑप्शन 52.66। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे और वही नोट्स मैं आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवाती जा रही हूँ। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।